मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। मैंने आपसे कहा था ना कि नवंबर के महीने में बहुत मज़ा आने वाला है और बड़ी एक सर्कस लगेगी, बड़ी धमाल पड़ेगी, बड़े इश्यूज क्रिएट होंगे, बड़े ड्रामे सामने आएंगे। पता चल जाएगा आगे इलेक्शन कब होने वाले हैं, ये भी पता चल जाएगा इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है या आ रही है, और ये भी पता चल जाएगा कि अगले सेटअप में कौन कौन शामिल हो रहा है। ये सब कुछ पता चलने वाला है। इसकी वजह ये है कि एक खबर गिलगित बल्तिस्तान के फॉर्मर चीफ जज राना शमीम साहब ने जो एक बम फोड़ा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो एक इंकशाफ किया है एफिडेविट की सूरत में, बाकायदा स्टेटमेंट जो उनकी रिटन शेप में है, नोटरी से नोटिफाई हुई, उसके पास स्टैम्प्स मौजूद हैं, उसमें जो उन्होंने इंकशाफ किया है, तो उसके बाद अब इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने बुध के रोज़ असम्बली का इजलास बुला लिया है। तो देखते हैं कि इस असम्बली के इजलास में वो क्या ऐसा धमाका करने जा रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा है, उनका लाएअमल क्या होगा, वो क्या प्लान बना रहे हैं, वो इसको कैसे टैकल करेंगे इस सारे मामले को। क्योंकि अब जाहिर है कि ये सब कुछ आवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। तो अब उसको उसके मुतालिक वो जो मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बात कही थी कि ऐसा ना हो असम्बली में खड़े होकर वो एक ऐसी तकरीर करें और साथ ही कहें मेरे अजीज़ हम वतनों। चलिए ये तो उस दिन देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स ये रखे देती हूँ। राना शमीम साहब ने जो तफसीलात बयान की, जो डिटेल्स हैं जो उन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इसकी कॉपी आपके सामने है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिस साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त थे, वो गिलगित बल्तिस्तान गए और दोनों की फैमिली साथ बैठकर चाय पी रही थी। इसी दौरान जस्टिस साकिब निसार कुछ परेशान नज़र आ रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे अपने रजिस्ट्रार को और उससे ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक को फ़ोन मिलाया जाए और उनको ये कहा जाए कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, उनकी बेल 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। वो अपने रजिस्ट्रार को ये कह रहे थे कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को फ़ोन मिला। उसके बाद उनकी जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मेक श्योर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, जिनके ख़िलाफ़ उस वक्त पनामा का केस चल रहा था, आप जानते हैं पनामा का केस चलता रहा, उसके बाद फ़ैसला जो आया जजेस ने मोकामा पे किया, फिर बरतरफ हुए, उसके बाद वो बाहर चले गए, नैब की पेशियाँ होती रहीं, जो कुछ हुआ, बार बार जेल जाते रहे, सब कुछ हम देखते रहे। तो उनका ये कहना है कि उस दौरान जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक को फ़ोन करके ये कहा था कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को 2018 के इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने देना, ये जेल के अंदर ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह यह है कि इसके बाद वो पूरा नैरेटिव, यानी जो हमारे सामने आया, देखिए इस चीज़ ने सिर्फ पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल नहीं उठाए। वो जो कहते हैं कि दुनिया का 128 कंट्रीज़ हैं और उसमें से 128 में से 123वें नंबर पर पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम आता है, तो मुझे लगता है कि अब वो 123 से ये केस आने के बाद हम 128वीं 128 जो लास्ट पोजीशन है वो ग्रैब कर ही लेंगे। इसकी वजह ये है कि उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत आई, उससे पहले धरना हुआ, धरने उसके बाद एपीएस का सानिया हुआ। अब लोग जो बात कर रहे हैं वो इन तमाम वाक़यात पे बात करें, इन सब पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम हो सकता है, अगर ये बात हो सकती है कि एक इतना हाई प्रोफाइल केस, पनामा केस, जिसमें पूरी दुनिया पे बात हुई, अगर उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है, अगर उस केस में दबाव डाला जा सकता है और किसी को जेल में रखा जा सकता है कि उनको बेल ना दी जाए जानबूझकर अपने मकासद हासिल करने के लिए, तो फिर तब से लेकर अब तक, चाहे वो एपीएस का सानिया हो, चाहे वो पनामा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इलेक्शन हो, इन सब पे फिर सवाल उठ सकते हैं कि फिर इसका मतलब है ये भी ऐसे हुआ, ये भी ऐसे हुआ, ये भी ऐसे हुआ, ठीक है ना। तो ये है सारी सिचुएशन। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान भी आ गया। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने उसका जवाब दिया और ये कहा है कि ये सरासर झूठ है, कि राना शमीम साहब सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं और ये इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इनकी एक्सटेंशन मैंने नहीं की। ये अपनी एक्सटेंशन चाहते थे और मैंने इनकी एक्सटेंशन, एक तो ये एक्सटेंशन का वक्त बहुत ही मुश्किल और बुरी चीज़ है, ये जहाँ पर भी आती है वहाँ पर गंभीर मसाइल जन्म लेते हैं, और कोई भी कहीं पर एक्सटेंशन का मामला हो तो फिर वहाँ से फिर एक कहानी शुरू होती है, फिर वो दूर तक चलती है और फिर बाद में पता ये चलता है कि ये तो सारा एक्सटेंशन का मामला था। तो जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी ये कहा कि ये इनकी एक्सटेंशन का मामला था, लेकिन राना शमीम साहब जो है उन्होंने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ये गलत कह रहे हैं। इसकी वजह ये कि इनके पास ये इख्तियार ही नहीं था, इनको ये हक हासिल नहीं था, इनके कंट्रोल में नहीं थी ये चीज़ कि वो मुझे एक्सटेंशन दें। ये भी बात सामने आ गई। उसके बाद बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बातें करें। मुझे हैरानी है
कि हुकूमत को इसमें जो है इतने बौखलाने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह हमने देखा कि बहुत सी स्टेटमेंट्स, बड़े सवाल जवाब किए गए, जैसे कि फैसल वाडा साहब जो वो टीवी के प्रोग्राम में बैठकर ये कह रहे थे कि ये जो जजेस इस तरह की बातें कर रहे हैं और दूसरे चीफ जस्टिस साकिब निसार या और जजेस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इनको लटकाना चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए, बड़े बुरे बुरे ऐसे अल्फाज बोल रहे थे कि बीप लग रही थी उस प्रोग्राम में, बीप लगा रहे थे कि भाई इनकी आवाज़ ना जाए। तो हुकूमत को इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इसकी वजह यह कि हुकूमत तो 2018 में कहाँ, वो तो इलेक्शन के बाद हुकूमत में आए हैं ना PTI वाले, तो उनका तो कोई कंट्रोल नहीं था, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे कि वो समझते हैं कि उनको वो जो आए हैं उसके पीछे कुछ इस तरह की चीज़ है और वो भी शामिल थे इस सब में। भाई इमरान खान साहब कैसे ऑर्डर कर सकते थे कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को जो है वो जेल से रिहा ना किया जाए और उनको अंदर रखा जाए? क्या वो इस वक्त इतने पावरफुल थे? और वाकई ऐसा हुआ, उसमें शामिल थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हुकूमत को तो इससे बाहर रहना चाहिए, लेकिन हुकूमत भी इस वक्त बौखला चुकी है। और जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने बुध के रोज़ जो असम्बली का इजलास बुलाया, उसमें वो कोई खड़ाक करने जा रहे हैं मेरा ख्याल है। देखते हैं क्या होने जा रहा है, कहीं वो मेरे अजीज़ हमवतनों वाली तकरीर ना करने के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि हो सकता है उनको इस वक्त ये लग रहा हो कि ये जो केस सामने आया है इस वक्त, ये इसके पीछे जो मकसद है वो तो ये है, ये तो मुझे जो है वो ख़राब करने के लिए मेरे ख़िलाफ़ ये केस सामने आया है। इसकी वजह ये है कि इसके बाद इस चीज़ पे मज़ीद मोहर लग जाती है कि इमरान खान साहब को लाने वाले तो कोई और हैं। यानी वो जो एक सवाल उठाया जाता है कि अच्छा उनको जानबूझ के रखा गया अंदर, अगर ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो सारे उस एनालिसिस कर रहे हैं, उस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो जाहिर है कि उनके ऊपर भी सवाल उठ गया। तो इसका मतलब है कि ठीक है, ये सब मिले हुए थे और इस तरह ये जानबूझ के निकाला गया है और ये तो सारे केसेस ही गलत थे, झूठे थे वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल अब जाहिर है कि लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं देख रही थी कुछ लोग इस बात पर बड़े हैरान हो रहे थे कि अच्छा चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब जो उन्होंने उनके सामने किसी के सामने बैठकर ये बात की, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जाहिर है जो बहुत एहतियात करने वाले लोग होते हैं वो तो अपने साय से भी डरते हैं, किसी के सामने बात नहीं करते, लेकिन ऐसी भी पर्सनालिटीज़ बहुत सारी होती हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो बड़े धड़ल्ले से खुल के बोला करते थे, बड़े बड़ों के मुंह पे बहुत कुछ कह दिया करते थे। उनकी हियरिंग्स जो हैं हमने देखी हैं कोर्ट में होती हुई, फाइलें उठा उठा कर फेंका करते थे और कहते थे, और कोई भी आदमी होता था जो चुप कर जाओ, ये करो वो करो, और जिसका दिल चाहता था वो उसका केस असको नोटिस सबसे ज़्यादा उन्होंने लिए। सुमोटो केसेस जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा लिए और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में उनको कोई ख़राबी नज़र आती थी वो उसके ओनर को बुला लेते, हाँ भाई बताओ ये क्यों है वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि वो किसी के सामने कोई बात ऐसी कर सकते हैं। और वैसे भी उस वक्त ये पता नहीं चलता, ख्याल नहीं रहता जब आप इस तरह की कोई बातें होती हैं कि ये हो रहा है, और बाद में पता चलता है कि वो चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकती है। उस वक्त नहीं पता होता, बाद में पता चलता है ये तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गई। अब सवाल ये कि सब ये तो कह रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अगर ये बात सही है तहकीक के बाद, क्योंकि कोर्ट ने, इस्लामाबाद कोर्ट ने अब कल के रोज़ जो है वो तलब कर लिया राना शमीम साहब को, उनसे अब पूछताछ होगी और ये मुझे लगता है कि केस टेकअप कर लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद फ़ैसले क्या होंगे, क्योंकि अगर इतने बड़े फ़ैसले पे दबाव हो सकता है और प्रेशर हो सकता है तो फिर आने वाले तो इस तरह के तमाम फ़ैसलों पे क्या दबाव नहीं होगा। लेकिन दबाव था किसका, मैं ये बड़ी हैरान हूँ, समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि इमरान खान साहब उस वक्त हुकूमत में थे नहीं, लेकिन जाहिर है कि पावरफुल तो बन चुके थे वो। तो फिर अच्छा चलें, छोड़ें, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं, जो मैं ये बात कर रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि देखें इसके खिलाफ तहकीक होनी चाहिए, जस्टिस साकिब निसार ने अगर ऐसा किया है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर जो राना शमीम साहब हैं वो भी तो शामिल थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग ढूंढी। असल में टाइमिंग देखिए आप उनकी, इस टाइम पर आकर ना, जब ये सब कुछ हो रहा है, जब हम कह रहे हैं नवंबर का महीना बहुत अहम है, बहुत कुछ होगा, तो उनको भी ऐसे ही लगा कि नवंबर का महीना बहुत अहम है, जो कुछ करना इसी में करो, बम इसी में फोड़ दो। तो उन्होंने भी जो है वो इसी महीने में आके इस टाइमिंग में ये कुछ किया है। तो उनसे भी पूछना चाहिए, पूछा जाएगा कल कि हाँ जी ये जो आपने किया है तो ये इस टाइमिंग में आपने क्यों किया, तो उनके पास भी क्या कोई इसका जवाब होगा। तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो इसमें शामिल थे, उनको इल्म था इस बात का और वो इसको सामने लेकर नहीं आए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब अगर ये केस चलता है सही तरीके से तो फिर उनका जो गुनाह है उसको कम तस्वुर किया जाएगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से। बहरहाल वो तो मैं इस पे बात इसलिए नहीं कर रही कि मुझे बिल्कुल इस चीज़ का यकीन नहीं है कि ये वाला केस आगे टेकअप किया जाएगा इस तरीके से कि वाकई अगर किसी ने ऐसी कोई गलती की है तो उसको सज़ा हो पाकिस्तान में। अब इस केस के बाद तो खैर ये बोलने हम क्या बोलें कि पाकिस्तान में अदालतें किस तरीके से काम करती हैं। देखिए तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो ये कह रहे हैं कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो इससे ज़्यादा अहम सवाल ये नहीं है
कि इन दोनों ने ये किस लिए किया, किसके कहने पर किया, ये भी तो देखने वाली बात है ना कि भाई किसके कहने पर आपने किया। देखिए, अगर कोई इतने हाई प्रोफाइल जजेस या कोई पॉलिटिशियंस या कोई ऐसा काम करते हैं तो मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि वो 2-3 वजूहात की बिना पर करते होंगे। एक तो ये कि कोई उनके पर प्रेशर होता है, कोई दबाव होता है, या कोई खौफ होता है कि उनकी कोई चीज़ सामने ना आ जाए, किसी के पास कोई चीज़ हो। और या फिर ये भी हो सकता है कि लालच के बिना पर भी ऐसा होता है कि आपको पैसे दिए जा रहे हों, आपको प्लॉट दिए जा रहे हों, आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी दी जा रही हो, बहुत कुछ होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे तो प्लॉटों का जिक्र हर चीज़ पर ही होता रहता है, ठीक है। तो फिर ये भी हो सकता है। तो इन 2-3 वजूहात की बिना पर ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं या ये काम किए जाते हैं। तो इनमें से वो कौन सी वजह थी, ये भी जानने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हम उस स्टेप तक, उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि जहां पर ये कहा जाए कि हाँ, जो राना शमीम साहब हैं वो सही कह रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। वो तो देखेंगे आगे, जब हुकूमत अगर बदलती है, कौन आता है कौन नहीं आता, तो उसके बाद तो इसके ऊपर कुछ हो सकता है। उससे पहले मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा सच है। ज़ाहिर है कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कैसे आप किसी के ऊपर कह सकते हैं। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस क़य्यूम से लेकर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तक, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेकर जस्टिस राना शमीम और फिर जस्टिस साकिब निसार तक सब के सब दूध के धुले थे। किसी ने आज तक कोई ऐसी वो नहीं की। या तो ये मान लीजिए, इस पे सब इकट्ठ कर लीजिए, आप इस पे करेंगे हाँ ठीक है हम इस पे एग्री कर रहे हैं, ठीक है, इस पे इत्तेफाक है सबको। या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो पास्ट है, उसमें अदलिया ने ऐसे ऐसे फ़ैसले किए हैं जिनके पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं, जिनको टैग किया जा सकता है कि ये गलत फ़ैसले थे, ये दबाव में किए गए, ये प्रेशर में किए गए, या ये लालच में किए गए। देखिए, जस्टिस क़य्यूम की कॉल जो है वो पूरा पाकिस्तान सुन चुका है, पूरी दुनिया में वो कॉल जो है वो सुनवाई जा चुकी है, ठीक है। बेनज़ीर को जब सज़ा दिलवानी थी, और फिर ये कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो कुछ हुआ वो भी हम देखते रहे, जनरल मुशर्रफ के दौर में। फिर उसके बाद भाई किस किस का नाम लें, जस्टिस बशीर से लेकर और बहुत सारे ऐसी अदालतें, अदलिया, जिसके ऊपर हर इंसान, हर आदमी ये जानता है पाकिस्तान का कि पब्लिक केसेस में तो गलतियां होती ही होती हैं, कि 25 साल कोई साल सज़ा काट कर बाहर निकलता है तो पता ये चलता है वो तो गलत सज़ा दे दी उसको। इस तरह के केसेस भी सामने आए हैं। तो फिर ये जो बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं, यहाँ पर दबाव क्यों नहीं डाला जा सकता, लालच क्यों नहीं इंसान के दिल में आ सकता, या ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि या तो आप ये मान लीजिए कि माजी से लेकर अब तक, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, सब के सब जजेस बिल्कुल साफ शफाफ, नीट एंड क्लीन थे, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। या फिर आप इस पे इत्तफाक कर लीजिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे केसेस से जिसमें इस तरह के प्रेशर्स आए हैं, इस तरह के दबाव आए हैं, गलत फैसले किए गए हैं, लोगों को जेलों में डाला गया, लोगों को जेलों से निकलवाया भी गया है सिर्फ किसी के कहने पर, वो हुकूमतें हों, वो इदारे हों, वो कोई भी हों। लेकिन ये जो अब केस सामने आया है, देखें, एक तो ये कि बड़ी शर्मिंदगी का बात है। मैं तो ये कहती हूँ, वो जो हम बात कर रहे थे ना, मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया कि देखिए इंडिया ने इतनी बड़ी डील कर ली हथियारों की और इतना बड़ा कदम उठाया, और देखें उनके पास अब कितना बड़ा सिस्टम आ चुका है। तो पाकिस्तान को तो सोचने की इसके ऊपर ज़रूरत ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इतने मसाइल हैं। मतलब शौकत तरीन साहब हमारे वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को सही समत में ले जाने में, इसको मसाइल को ठीक होने में कोई 20 to 30 ईयर्स लगेंगे, 20 से 30 साल। यानी ये कि अब वो ये कह रहे हैं कि हमें 20 से 30 साल दिए जाएं। हालांकि पहले इमरान खान साहब ने तो ये कहा था कि 10 साल चाहिए, तो हम तो 10 साल पे ही हम परेशान हो रहे थे। लेकिन अब आपको पता चला कि छोटी परेशानी को कबूल कर लेना चाहिए। इसकी वजह ये कि आगे इतनी बड़ी परेशानी कि 20 से 30 साल भी इनको देने पड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि IMF ने उनका सारा वो पैकेज मान लिया और वो उनको पैसा देने पर तैयार हो गए, हमारा हो गया मुआहिदा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। और साथ में वो कह रहे हैं 20 से 30 साल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आप 20 से 30 साल की क्या बात करें, आपकी हुकूमत के तो 2 साल हैं, आप उसकी बात करें। लेकिन एक तो कुछ करना भी नहीं है आपने, और आप चाहते हैं कि अगले 20 to 30 ईयर्स रहें। मतलब मेरा तो ख्याल ये है कि 20-30 साल उन्होंने कम बताए हैं। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इसमें तो हमें 100 साल अभी इंतज़ार करना चाहिए कि हमारे जो है वो, जिस तरह ये बात की जा रही थी कि अब गैस जो है वो आपके पास सिर्फ उस वक्त अवेलेबिलिटी होगी जब आपने नाश्ता बनाना होगा, ब्रेकफास्ट बनाना होगा, जब आपने खाना बनाना होगा, तो बस उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए आएगी, फटाफट बना लें। यानी ये कि सायरन बजा करेगा कि आप अंडा तल लें और साथ में रोटी जो है वो बाज़ार से मंगवा लें। इसकी वजह यह है कि गैस जाने लगी है, तो फिर ना हमें कहिएगा। तो यही सूरत हाल रह गई अब।
ये सिचुएशन है और इसी दौरान जो है ये ऐसे बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं। तो चलें इजाज़त दीजिए, जैसे कोई इसका कोई और एंगल सामने आएगा वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, लेकिन बुध को इजलास है, देखें उसमें क्या खड़ाक करने वाले हैं खान साहब। फिर दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड।